गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सोनू तिवारी आप लोग का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। चलिए, मैं इतिहास में 1857 मतलब 1857 ईस्वी की क्रांति पढ़ा रहा था। उसमें कुछ पार्ट बाकी था जिसमें हमको देखना था कि असफलता के कारण क्या क्या थे। ठीक है, हम लोग देख चुके थे कि यह विद्रोह कैसे फैला था। अब हम देखेंगे कि असफल जब हो गया मतलब उसको दबा दिया गया तो उसके कारण क्या थे। क्योंकि ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1857 में और अप्रॉक्स 1859 ईस्वी में जाके इसको पूरी तरीके से दबा दिया गया। लेकिन जुलाई 1858 ईस्वी में जब दिल्ली वगैरह पे अधिकार कर लिया गया, अप्रॉक्स जितना विद्रोहियों का क्षेत्र था, ऐसा नहीं था कि सभी क्षेत्रों पे, लेकिन जब दिल्ली वगैरह पे अधिकार अंग्रेजों का कर लिया गया तो उसी समय जुलाई 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को समाप्त करके जो गवर्नर जनरल थे अर्थात लॉर्ड कैनिंग, उनके द्वारा एक पत्र पढ़ा गया जिसमें कहा गया कि यह महारानी का पत्र है और महारानी अब भारत पे शासन करेंगी, अर्थात ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखने जा रहे हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, असफलता के कारण, ठीक है, असफलता के कारण कौन कौन थे। तो देखिए, असफलता में कोई एक कारण नहीं था कि इस वजह से असफल हो गया 1857 ईस्वी क्रांति। उसमें बहुत सारे कारण थे जिसमें अगर हम बताना स्टार्ट करें तो सबसे पहला कारण हो गया कि संगठन का अभाव था। किसका अभाव था? संगठन का अभाव। देखिए, जितने लोग लड़ रहे थे 1857 ईस्वी क्रांति में, चाहे वो बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह हो, चाहे नाना साहब हों, चाहे तत्या टोपे हों, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे बहादुर शाह जफर हों, जितने लोग लड़ रहे थे, पार्टिसिपेट किए थे, उनमें संगठन का अभाव था। ये नहीं था किसी एक बैनर तले लड़ रहे थे। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को यह सहूलियत प्राप्त हो गई कि वो पहले जो स्टार्ट हुआ, जैसे मान लो दिल्ली पे अधिकार कर लिया गया तुरंत, दिल्ली के बाद से मेरठ पे, मेरठ के बाद से कानपुर में, कानपुर के बाद से लखनऊ में। वो अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ कि जब संगठन नहीं था, अर्थात एक साथ सभी लोगों ने विद्रोह नहीं किया, अलग अलग कार्यकाल पे अलग अलग टाइम पे सभी लोगों ने विद्रोह किया, तो इससे अंग्रेजों को यह बेनिफिट प्राप्त हुआ कि अंग्रेजों को दबाने के लिए एक जगह पर अपने सैनिक को बुला लिया गया। जैसे मान लो कि दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली में 12 मई को क्या अधिकार कर लिया गया और सितंबर 1857 में ही अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली पर पुनः अपना कब्जा जमा लिया। जबकि उसके बाद सितंबर तक इधर स्टार्ट कर रहे हैं, कहां पे? कानपुर में। तो फिर वो सेना आ गई कहां पे? कानपुर में। तो संगठन का अभाव कहीं ना कहीं 1857 की असफलता का प्रमुख कारणों में से एक थी। दूसरा अगर हम देखें तो देखिए, एक नेतृत्व की कमी थी। नेतृत्व की कमी। अब नेतृत्व की कमी का मतलब क्या हुआ? सभी लोग अपने लिए लड़ रहे थे, कोई एक बैनर तले नेतृत्व नहीं हो रहा था। जैसे मान लो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन हो रहा था। लेकिन जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी, उसमें कोई एक नेतृत्व नहीं था। अगर कानपुर में नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, वहीं अवध में या लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रही थी, बिहार में आ जाइए तो बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। अलग अलग नेतृत्व था, अर्थात कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की कमी की वजह से 1857 की क्रांति में भारतीयों की पराजय हुई। अर्थात असफलता के कारण में अगर हम देखें तो नेतृत्व की कमी भी एक प्रमुख कारणों में से एक रही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीमित क्षेत्रों में फैलाव। क्या देखेंगे? सीमित क्षेत्रों में प्रभाव। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी वह सीमित क्षेत्रों में फैली थी। सीमित क्षेत्र का मतलब यह था कि उस दिन हम समझाए थे, आप लोगों के मैप में दिखा के समझाए थे कि दक्षिण भारत तो पूर्णतः अछूता रह गया। दक्षिण भारत पूर्णतः अछूता रह गया। अगर पुणे वगैरह को छोड़ दिया तो उसके नीचे सब कुछ अछूता। फिर लाहौर के बाद वाला क्षेत्र भी अछूता रह गया। मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, ये दिल्ली तक, इन क्षेत्रों को छोड़ दिया तो एक सीमित क्षेत्र में ही 1857 की क्रांति फैल पाई। पूरे भारत में अर्थात पूरे भारतवर्ष के लोग इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। सीमित क्षेत्रों का प्रभाव, मतलब सीमित क्षेत्रों में इसका प्रभाव चल पाया। दूसरा क्या हुआ, यह जमींदारों का, जैसे मान लीजिए कि जमींदार वर्ग क्या कर लिया, साथ दे दिया किसका? अंग्रेजों का।
जमींदार वर्ग में सभी लोग को नहीं बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए उसमें वीर कुंवर सिंह थे, वो जमींदार 1857 की ईस्वी क्रांति में भारतीयों की तरफ से लड़े थे। लेकिन जब जमींदार कुछ पार्टिसिपेट किए भारतीयों की तरफ से लड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, तो जनता को यह लगा कि यह जमींदारों की लड़ाई है। दूसरा क्या नेगेटिव हुआ, दूसरा ये हुआ कि जमींदार जो अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, अंग्रेजों के तरफ से युद्ध में उतर गए, तो उनके खिलाफ जनता हुई, लेकिन उनको कोई नेतृत्व नहीं था कि ये करे ही क्या। जनता को जो जमींदार थे उनके द्वारा शोषण हुआ था, तो वो केवल यही जानती थी कि जनता को जाकर, जमींदार को जाकर हमको क्या कर देना है, मार देना है। अब मान लो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से जनता उठी और जाके जमींदार को मार दी, उनके फाइल को जला दी, उनको, उनके कंपनी को जला दी, उनके घर को जला दी। उसके बाद उनको नहीं पता था जनता को अब आगे क्या करना है। मतलब एक सीमित क्षेत्र में भी होने के साथ साथ सीमित वर्ग तक सीमित हो गया ये 1857 ईस्वी क्रांति। ये असफलता में एक प्रमुख कारण था। दूसरा, सीमित संसाधनों का होना। सीमित संसाधन, सीमित संसाधन ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए भारतीयों के पास क्या था, जो सैनिक निकल के उसमें से विद्रोह किए थे उनके पास तो कुछ सीमित मात्रा में हथियार थे, गोली बारूद तो उतना था नहीं। दूसरा, जो मेरठ के छावनी में शस्त्रागार को लूट लिया गया था, उसकी वजह से जो कुछ संसाधन मिले थे वो मिले थे, अन्यथा इनके पास कोई संसाधन नहीं था। जो ग्रामीण वर्ग जनता उतरी थी युद्ध में, उनके पास क्या था, वही पारंपरिक हथियार, तलवार, भाला, लाठी। तो इससे आप अंग्रेजों के सामने कब तक टिक पाओगे, इससे आप टिक नहीं पाओगे। तो ये सीमित संसाधन भी कहीं ना कहीं 1857 ईस्वी क्रांति की असफलता के महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। चलिए अब आते हैं, जितना ये कारण बताए हैं उसमें से भी प्रमुख शिक्षित वर्ग का अलग रहने का मतलब न्यूट्रल रहना। शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से इस क्रांति से न्यूट्रल रहा। न्यूट्रल का मतलब यह हुआ कि हमको कोई मतलब नहीं है। जितने पढ़े लिखे लोग थे वो न्यूट्रल हो गए। यहां तक तो शिक्षित वर्ग कई बार मतलब भारतीयों के खिलाफ ही चले गए, बोलने में, युद्ध करने में नहीं, बोलने में, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप सोचोगे कि भारत के शिक्षित वर्ग क्यों ऐसा किया, तो देखिए उसका कारण था कि जनता जो उतरी थी फील्ड में, मतलब युद्ध के मैदान में, उसमें प्रमुख मेन जो कारण था वो था सती प्रथा का बैन करना। इसके लिए लोग क्रुद्ध थे और अंग्रेजों के खिलाफ चले गए थे। सती प्रथा बैन करना, ठगी प्रथा बैन करना, विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ जो लोग थे वो चले गए। तो अंग्रेजों मतलब भारतीय शिक्षित वर्ग को ये लग रहा था ना कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। जैसे मान लो रेलवे लाइन कहीं से ट्रैक पर बिछाई जा रही थी डलहौजी के द्वारा, तो रेलवे लाइन बिछाई, जमीन का अधिग्रहण किया गया, तो जनता इसके लिए बौखलाई थी। शिक्षित वर्ग सोच रहा था कि ये तो भारत का विकास कर रहा है, अंग्रेजों के हाथ में ही है भारतवर्ष का विकास करना, इंग्लिश भाषा को प्रमोट करना, हम लोग भी सभ्य हो जाएंगे। ऐसी बातें सोच के अंग्रेज जो शिक्षित वर्ग था वो तटस्थ हो गया था। तटस्थ का मतलब न्यूट्रल हो गया था, ठीक है। हालांकि बाद में उन लोगों को सब समझ में आ गया, और जब समझ में आया तो ये लोग भी खिलाफ में उतरे, और यही कारण है कि एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज के द्वारा ही कर दी गई कि ये शिक्षित वर्ग एक पार्टी के अंदर आकर सीमित हो जाए। ये आगे बताएंगे। यहां पे प्रमुख असफलता के कारणों में एक है शिक्षित वर्ग का अलग रहना, अर्थात न्यूट्रल रहना, ठीक है। अब देखिए एक और कारण है कि उद्देश्य की अस्पष्टता होना। अब ये क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए आधुनिक भारत का इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े होंगे, तो भारत छोड़ो आंदोलन उठाइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन उठाइए, या असहयोग आंदोलन उठाइए, या चंपारण सत्याग्रह उठाइए, जो भी आप आंदोलन या क्रांति उठा रहे हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्लियर था, क्लियर एंड कट। चंपारण सत्याग्रह, हमको तीन कठिया प्रणाली समाप्त करनी है, महात्मा गांधी का डिमांड था, और तीन कठिया प्रणाली समाप्त की गई। बात समझ में आ रहा है। असहयोग आंदोलन, हमको क्या करना है, हमको अपनी मांग मनवाने के लिए असहयोग करना है बस। सविनय अवज्ञा, हमको आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना है। भारत छोड़ो आंदोलन, हमको क्या करना है, भारत छोड़ो के लिए आंदोलन करना है। मतलब उद्देश्य क्लियर दिख रहा था, प्रत्येक जनता को बस एक ही चीज था, महात्मा गांधी ने कहा उद्देश्य क्लियर है, उसके लिए लड़ना है। लेकिन 1857 क्रांति में यह देखा गया कि जनता के पास कोई उद्देश्य नहीं था, सब लोग अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। किसी को यह उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेजों को भगाना है। सबको क्या उद्देश्य था, जैसे जमींदार वर्ग को यह था कि हमारी जमींदारी मिल जाए, झांसी की रानी को क्या था, हमारा राज्य मिल जाए, नाना साहब क्या था, हमारा पेंशन मिल जाए और क्षेत्र मिल जाए।
बात समझ में आ रहा है ना। मुगल साम्राज्य को क्या था, बादशाह जफर को क्या था कि हमारा भी जो क्षेत्र है वो मिल जाए, तो सबका अपना अपना उद्देश्य था। और उद्देश्य में कमी, मतलब एक उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य की स्पष्टता नहीं थी, किसको क्या चाहिए। और इसी अस्पष्टता की वजह से कहीं ना कहीं भारत की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम थी, स्वतंत्रता की क्रांति थी, वह असफल हो गई। बात समझ में आ रहा है ना। यह कम क्षेत्रों में फैलना, शिक्षित वर्ग का अलग थलग रहना, उद्देश्य की अस्पष्टता में कमी, नेतृत्व में कमी, संगठन का अभाव, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, नेतृत्व कमी, सीमित क्षेत्रों में प्रभाव, संगठन का अभाव, सीमित संसाधन, शिक्षित वर्ग का अलग रहना, उद्देश्य की अस्पष्टता होना, ये सब कुछ क्या है, 1857 ईस्वी की असफलता के कारण है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं और असफलता के कारण को जान लिए, अब इसके परिणाम को जान लेते हैं कि परिणाम इसके क्या क्या हुए। मतलब 1857 ईस्वी क्रांति जो हुई, तो ऐसे व्यर्थ थोड़ी गया कि 1857 ईस्वी क्रांति सफल नहीं हुई। भाई सफल नहीं हुई, असफलता के कारण हम लोग देख लिए, लेकिन फिर ये देखेंगे कि आखिर जब ये क्रांति हुई तो इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो परिणाम में सबसे बड़ा हमको ये लगता है कि परिणाम जो हुआ, परिणाम वो क्या था। सबसे बड़ा परिणाम तो ये था कि भारत एक राष्ट्र बन के उभरा। भारत क्या हुआ, एक राष्ट्र बनकर उभरा। अभी तक देखिए, भारत एक राष्ट्र, यहां लिखते हैं भारत एक राष्ट्र। आप कहेंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र बनकर, भारत उसके पहले राष्ट्र नहीं था। देखिए, झांसी की रानी को अगर उनका राज्य हड़प नीति के द्वारा नहीं छीना गया था, तो क्या वो भारत के लिए लड़ती? नहीं। उसके पहले सभी राजा अपने अपने राज्यों के लिए युद्ध करते थे, चाहे वो अवध के नवाब हों, चाहे वो झांसी के हों, चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह हो, जितने लोग थे। दिल्ली मतलब जो बादशाह जफर थे वो अपने लिए, सभी लोग अपने लिए लड़ रहे थे। इसलिए कि अगर ऐसा नहीं होता और भारत को एक राष्ट्र समझे होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां तक पहुंची ही नहीं होती। जिस समय प्लासी के युद्ध में सिराजदौला को पराजित किया जा रहा था, उस समय क्या दूसरे राजा नहीं थे? सब राजा थे। क्यों नहीं अंग्रेजों के खिलाफ गए? नहीं गए। जब अपने पे पड़ी तब युद्ध में शामिल हुए। इसलिए कि उनको लगता था कि हमारा एरिया बस इतना ही है, बंगाल सिराजदौला का है, अवध के नवाब का अवध है, बात समझ में आ रहा है ना, दिल्ली के नवाब का दिल्ली है। तो ये लोग अपने लिए लड़ रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि 1857 क्रांति में सभी लोग लड़े और एक दुश्मन था, वो था अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको भगाना है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता आदमी के मन में जगी। जैसे दिल्ली में अगर बादशाह जफर को रंगून भेजा गया और उनको वहां पर निर्वासित कर दिया गया, अगर ये नाना साहब को फांसी दी गई, तत्या टोपे को फांसी दी गई, झांसी की रानी को प्रताड़ित किया गया, मारा गया, तो इन सब में जो भारत के इन क्षेत्रों के जितने भी लोग थे सबको दर्द हुआ। ये नहीं था कि हमारा राज्य बचा हुआ है, नहीं, सबको हुआ तकलीफ कि भाई दिल्ली में क्यों हुआ, मुगलों के साथ क्यों हुआ, झांसी की रानी के साथ क्यों हुआ, नाना साहब के साथ क्यों हुआ, जबकि पहले ऐसी भावना नहीं थी। तो कहीं ना कहीं 1857 के बाद एक भारतवर्ष की राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई लोगों के मन में। ठीक है, तो एक परिणाम हमको मतलब लगता है कि यह परिणाम बहुत ही अच्छा परिणाम है। अब देखते हैं क्या क्या प्रभाव हुआ। तो देखिए, सबसे बड़ा हुआ कि जुलाई 1858 को, जुलाई 1858 को इलाहाबाद के पार्क में एक अनाउंसमेंट किया गया केनिन के द्वारा, केनिन के द्वारा। और क्या कहा गया? कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है। अब उसकी जगह पे क्या होगा? ब्रिटिश क्राउन का शासन आएगा। ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटिश ताज का, महारानी का शासन होगा। कहां पे? भारत में। देखिए, ये वही हाल हुई ना कि एक छोटे लोग के चंगुल से हटाकर के किसी बड़े आदमी के चंगुल में रख दिया जाए। जनता को प्रलोभन दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी कंपनी है, वो प्रताड़ित कर रही थी, महारानी नहीं करेगी। जबकि इन लोगों को यह नहीं पता था कि महारानी का मुंह और बड़ा है, मतलब उनको और चाहिए, और शोषण होगा, बस डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली होगा। तो ये किया गया। हम लोग परिवर्तन देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं। तो केनिन को ईस्ट इंडिया, केनिन उस समय क्या किए? महारानी का जो पत्र था उसको पढ़े और कहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन अर्थात अब महारानी शासन करेंगे आप में। जो केनिन थे, ये इसके पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। अब इनको हटाकर क्या बना दिया गया? वायसराय, वायसराय। ये नया पोस्ट आ गया। गवर्नर जनरल के पोस्ट को खत्म किया गया और लाया गया वायसराय का पोस्ट लाया गया। अब पहले वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1858 ईस्वी से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भाई जो पहला होगा वही तो अंतिम होगा ना, इसी समय थे ये। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? कहा गया कि भारत में एक सचिव होंगे, सचिव होंगे,
सचिव, जिसे हम लोग भारत सचिव कहेंगे। और ये भारत सचिव के लिए 15 सदस्यों की एक टीम होगी, जिसे हम लोग कहेंगे परिषद। परिषद दिखाई दे रहा है ना, ये इसे कहेंगे परिषद। ध्यान सुनिए, 1858 ईस्वी में, जुलाई 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा एक पत्र पढ़ा गया इलाहाबाद के पार्क में, और कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया जाएगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर अब क्राउन का शासन होगा, अर्थात अब महारानी शासन करेंगी। लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे, अब उनका पद को बदल करके वायसराय कर दिया गया, और एक भारत सचिव का नया पोस्ट लाया गया, जिसके लिए 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया। ठीक है, 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये जो सचिव होंगे वो कौन होंगे, तो ये ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री होंगे। ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री मतलब क्या, भारत में शासन करना इनको, भारत में किसको शासन करना है, सचिव को, और रहेंगे कहां, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री में जो मंत्री होगा, उस मंत्री में से किसी को भारत सचिव बना दिया जाएगा। ये इस 1858 के अधिनियम में प्रावधान किया गया। ठीक है, और यहां पे भारत पे 15 सदस्यीय जो समिति रहेगी, वो क्या करेगी, अपना रिपोर्ट देगी कैबिनेट मंत्री को, अर्थात भारत सचिव को। तो ये परिवर्तन हुआ। ठीक है, पहला ये वाला परिवर्तन, भारत एक राष्ट्र के रूप में। दूसरा, जो 1858 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि महारानी अब क्राउन का शासन रहेगा, वो हो गया। ठीक है, अब क्या किया गया, एक महत्वपूर्ण था डलहौजी का हड़प नीति। हड़प नीति किसका था, ये डलहौजी का था, डलहौजी लाया था। इसे हम व्यपगत नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यपगत नीति, या क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे व्यापक नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। देखो, कहा जाता है ना कि मैं मुख्य रूप से यही था 1857 क्रांति को स्टार्ट कराने वाला। ठीक है, इसी से असंतुष्टि ज्यादा फैली थी। हालांकि कारण पहले था, लेकिन असंतुष्टि ज्यादा फैली थी। इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि अब ये नहीं रहेगा। और जो देसी रियासतें थी, भाई देसी रियासतों को ही दिक्कत था ना राजा महाराजा हड़प नीति से, तो देसी जो रियासतें थी, देसी रियासतें, उनकी यथास्थिति बनाई गई। यथास्थिति मतलब जो जैसा वैसा रहेगा, अपना अपना शासन करे। आप देखोगे कि जब भारत आजाद होता है, उस समय 600-700 करीब देसी रियासतें थी, जिनको कहा गया कि आप या तो भारत में या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। तो ये देसी रियासतें 1858 के बाद ही कही गई कि आप लोग की यथास्थिति बनी रहेगी, जो जहां है वहां शासन करे। ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति समाप्त कर दी, भारत को एक राष्ट्र के रूप में उभरा भारत बन के, और ये सब प्रावधान हो गया। और क्या हुआ, और एक प्रावधान हुआ कि भाई 1857 से क्रांति स्टार्ट कैसे हुई थी, एक सैनिक के द्वारा ना, मंगल पांडे के द्वारा, दूसरा बैरकपुर में, और दूसरा मेरठ से स्टार्ट, वो भी सैनिक के द्वारा। तो सैनिक जो थे, सेना का रेशियो जो होता था पहले, वो 5:1 का होता था, अर्थात 5 भारतीय सैनिक होते थे, उस पर 1 अंग्रेज होता था। इसको रिप्लेस कर दिया गया, और क्या कर दिया गया, 2:1 का कर दिया गया। मतलब अब 2 भारतीय रहेंगे और 1 अंग्रेज रहेगा, यूरोपीय सैनिक। अंग्रेज का मतलब यूरोपीय सैनिक। ठीक है, तो क्या कर दिया गया, 5 भारतीय थे, 1 यूरोपीय होते थे, अब 2 भारतीयों पे 1 यूरोपीय कर दिया गया। सेकंड क्या किया गया कि आप देखोगे कि ये जो फैला हुआ था, विद्रोह फैला हुआ था 1857 से क्रांति, इसमें सैनिक जो थे वो मुख्य रूप से अवध, बिहार, बंगाल के थे। तो इस एरिया से सैनिकों की भर्ती पे कमी कर दी गई, इस एरिया के सैनिकों को निकाला जाने लगा। गोरखा, सिख, इन सबको क्या कर दिया गया, सेना में इनकी संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, मुगल के अंतिम शासक क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि उसके बाद कोई वंशज चला ही नहीं, जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं, बहादुर शाह जफर, इनको रंगून भेज दिया। कहां भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है बाद में 1866 या 66 में जाके, या 67 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रंगून कहां पे है, आज जो बर्मा है, मतलब आज जो म्यांमार है, उस समय बर्मा था। वो 1857-58 में कहा था, भारत में था, 1858 में भारत में था। तो वहां भेज दिया गया और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तो मतलब अंतिम मुगल शासक, मुगल सत्ता भारत से क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये भी किसका परिणाम है, ये भी 1857 से क्रांति का ही परिणाम है। ठीक है, तो ये पूरा परिणाम रहा। हम लोग आज क्या देखे, असफलता के कारण और परिणाम। ठीक है, असफलता के कारण और परिणाम। यहां से क्वेश्चन आता है। तो 1857 ईस्वी क्रांति हम लोग की समाप्त हुई। अब अभी हम
ये बता ही चुके हैं कि 1857 ईस्वी क्रांति के लिए कौन कौन क्या कहा, बीडी सावरकर ने क्या कहा, एसी मजूमदार ने क्या कहा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो इसी का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आप लोगों के लिए कि 1857 से जितनी क्वेश्चन पूछी गई है, जितना भी, वो आप लोगों के लिए करा दिया जाए। चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आपका क्लियर कर दिया जाए। और आपका जो बिहार पीसीएस के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है, बीपीएससी कंडक्ट करा रही 22 दिसंबर को ग्राम ये प्रधान शिक्षक वाला, मतलब प्रधानाचार्य के लिए, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1857 ईस्वी क्रांति से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बीपीएससी का कोई भी मतलब एग्जाम हो, ये कोई टॉपिक रहता ही है। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कुछ कलेक्ट करेंगे 40-50 के क्रम में जो आज तक पूछा गया है, और उसका हम डिस्कशन करके आपको सॉल्व करा देंगे। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर यहां तक देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, हमारे जितने भी टीचर हैं सभी लोग एफर्ट लगा रहे हैं, और सभी कक्षाओं के लिए आपको वीडियो अवेलेबल कराया जा रहा है। हमारा काम है कि आप लोगों को जीएस वाला पोर्शन जितना है वो कंप्लीट कराएं और सीटेट का पेडागोजी कंप्लीट कराएं। तो अगर आपको आगे और वीडियो चाहिए और साथ साथ में पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जब वीडियो अपलोड किया जाए तो मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।